तू ननद भाभी के बीच में क्यों बोल रहा है नयन? इन दोनों का अपना रिश्ता है, उन्हें निभाने दे। और वैसे भी तेरी बहन नहीं लेकर आई थी इसे, अब उसकी भाभी उसकी सेवा करना चाह रही है तो उसमें तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? बड़ी बहन के समान है, कर ही सकती है। जा बहू, नेहा कमरे में जाकर पूछ ले उसे क्या खाएगी। रितिका नेहा के कमरे में जाती है और देखती है कि वो घूमने वाली चेयर पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही है। क्या लाइफ है तुम्हारी नेहा, अपने घर पर मुझे नौकरानी बनाकर खड़ा कर दिया और खुद आराम से लैपटॉप के सामने बैठकर आराम फरमा रही हो। ये क्या बोल रही हो रितिका तुम? मैं यहाँ आराम कर रही हूँ। हाँ, अरे दिन भर कुर्सी पर बैठ कर देखो तो समझ में आएगी। जॉब किस आफत का नाम है? कॉल सेंटर में 10,000 की नौकरी को तुम जॉब कहती हो? कसम से नेहा। और हाँ, शादी के पहले मैं तुम्हारे लिए रितिका थी, पर अब तुम्हारी भाभी हूँ और औहदे में मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो ध्यान रखना कि अगली बार मुझे ये रिमाइंड ना करवाना पड़े, क्योंकि अगर तुमने नेक्स्ट टाइम मुझे नाम लेकर पुकारा तो मैं सीधा तुम्हारे भैया से कंप्लेन लगाऊंगी। अरे भाभी, आप इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? हमारे बीच तो हंसी मजाक चलता रहता है ना। वैसे आप इतनी सुबह सुबह क्या मदद करूं आपकी, बोलो। किचन में जरा जाकर खाना बना दो, मेरा मन नहीं है नाश्ता बनाने का। अरे ये क्या बात हुई भाभी, कल दोपहर में भी सभी के लिए फ्राइड राइस बनाए थे मैंने। सभी के लिए कहा? मैं, तुम और मम्मी जी घर पर थे, और कौन था? ये तीनों के लिए खाना बनाने का काम तुम कह रही हो? जाओ जाकर नाश्ता बना दो। और हाँ, कोई पूछे तो कहना तुम्हारा मन था कुकिंग करने का। देखो रितिका भाभी, हमारे बीच की जो दोस्ती थी ना वो शादी के पहले थी। अब मैं ननद हूँ और आप मेरी भाभी, तो ननद ऐसे भाभीियों के लिए काम नहीं करती। तब जाकर किचन में अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। ये कहकर नेहा अपने काम में लग जाती है। रितिका हॉल में सभी के सामने कमरे से ऐसे मुस्कुराती हुई निकलती है जैसे कमरे के अंदर उसकी ननद ने उसकी दम भर तारीफ की हो। रितिका सीधा किचन में चली जाती है। मेरे सब्र की बड़ी परीक्षा ले रही है नेहा मैडम। जी तो कर रहा है अभी उसके सामने पटाखा फोड़ दूं, पर नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं। ब्रह्मास्त्र को पहली बार में ही निकाल दिया तो मजा नहीं आएगा। पर फिर नाश्ता कौन बनाएगा? बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा। इतनी खूबसूरत सही साड़ी पहनकर, इतना प्यारा हेयर स्टाइल बनाकर नाश्ता कौन ही बनाता है? रितिका गैस पर पानी गर्म करने के लिए रखती है और जानबूझकर उस गर्म पतीले को जोर से जमीन पर गिरा देती है। बर्तन की आवाज से सभी भागते हुए किचन में आते हैं। क्या कहा था तुमने? खुद जाकर नाश्ता बनाओ, मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ। कुर्सी पर बैठकर काम करना इतना आसान नहीं है। अब बताओ कौन सा मुश्किल काम है, कुर्सी पर बैठने वाला या रसोई में 3 टाइम खाना बनाने वाला? तो उंगलियां झिलने का ये सारा कांड भी नकली था। ज्यादा ही होशियार हो तुम, पर तुम्हारी होशियारी ज्यादा दिन छिपी नहीं रहेगी। फूलों की सुगंध, प्रेग्नेंट औरत का पेट और भाभीियों की जालसाजी ज्यादा दिन छुपी नहीं रहती। सो जस्ट वेट एंड वॉच। रात को नेहा अपनी भाभी के कहे मुताबिक सभी के लिए चाइनीज खाना बनाती है और खाना टेबल पर लगाती है। भाभी का मन था चाइनीज खाने का, तो मैंने सोच लिया भाभी का मन अगर चाइनीज खाने का है तो चाइनीज ही बनेगा। वैसे आपने वो बात सभी को बताई ना भाभी? कौन सी दीदी? दांत पीसती हुई नेहा अपनी भाभी का उल्टा हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पर लगी हुई पट्टी को खोल देती है। ये देखिए आप सब, ये ड्रामा है इस औरत का। उंगलियां इसकी जली नहीं थी, ये पट्टी लगाकर ड्रामा करिए बस। ये क्या बदतमीजी थी नेहा, क्या हो गया तुम्हें? जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हो दिमाग कम होता जा रहा है तुम्हारा। मुझे पता है रितिका की उंगली ठीक हो गई है, सुबह ही मुझे बता दिया था इससे मुझे। तो फिर ये पट्टी? ओ, सप्लाई का मीठा पानी नहीं आ रहा है ना मम्मी, खारे पानी के कारण रितिका की उंगलियां में बार बार खुजली हो रही थी, इसलिए उसने डॉक्टर का प्रिस्क्राइब पाउडर लगाकर हाथ में पट्टी बांध ली थी। अपने मन से ये शक निकाल दो बहना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने भागकर शादी कर ली और तुम्हारे सर पर किसी डायन को लाकर बिठा दिया। तुम्हारी भाभी तुम्हारी पीजी मेट है, तुम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, यू आर इन स्ट्रेस, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी भाभी पर इस बात का गुस्सा निकालो। नेहा की आंखें भर आती है और वो भागती हुए अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर पलटकर फूट फूट के रोने लगती है। आप में बिना नयन बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, मैं जाकर मना कर लाती हूँ। रितिका नेहा के कमरे में जाती है और अपने फोन से एक वीडियो ऑन करके नेहा को सुनाती है। ये आवाज शायद कहीं आपने सुनी होगी ना दीदी, हाथ में बोतल आंखों में नशा। ये सब क्या ड्रामा है रितिका? पापा जी को नशे की हर चीज से ऐसी नफरत है, अगर नयन ने कभी पान खा लिया तो उसे वो घर से निकाल दे। और यहाँ बेटी मिनी स्कर्ट पहने हाथ में बोतल लेकर नाच रही है, एक घूंट मुझे भी पिला दे शराबी। ये तुम भी जानती हो रितिका कि बोतल के अंदर पानी है, मैं बस एक्टिंग कर रही थी। पर ये तो मैं जानती हूँ ना।
अपने घर वालों को कैसे इस बात पर विश्वास दिलाओगी तुम? और यहाँ वीडियो प्ले हुआ कि सीधा तुम्हारे पापा की जान पर बनाएगी। अपने घर वालों की सुख शांति और अपने पिताजी की सलामती चाहती हो तो मैडम, अब से जो मैं कहती हूँ वही करना। क्या करना होगा? और इस दिन के बाद से नेहा की अपने ही घर में उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, घर का सारा काम उसकी भाभी उसी से करवाती। ये क्या हरकत है नेहा? ये ऐसे बर्तन धोते हैं क्या? पूरे बर्तनों में चिकनाई है। मैं सारे बर्तन फिर से सिंक में डाल रही हूँ, फिर से धोना बर्तन। और हाँ, कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धोने हैं, कपड़े हाथ से धोने हैं, समझी? वरना। हाँ समझ गई, मैं अभी बर्तनों को फिर से धो देती हूँ। वो क्या हुआ था कि साबुन खत्म हो गया था। अरे 10,000 कमाती हो तुम, अपने पैसे से जाकर साबुन तो ला ही सकती हो ना। वैसे रात को ना मुझे पार्टी में जाना है, तो तुम्हारी अलमारी में जो ड्रेस है उसमें से कोई पहन लूंगी। कुछ दिनों बाद ऑफिस की फ्रेंड निशा। क्या बात है नेहा, तू हमेशा इतनी एक्टिव रहती थी, अब क्या हो गया? आज सब मूवी पर चल रहे हैं, तुझे भी चलना होगा। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मुझे भी बहुत काम है। सभी के लिए चाय नाश्ता बनाना है, रात का खाना भी बनाना है। फिर मैं मूवी चलेगी तो ये सब काम कैसे होगा? फिर वापस आकर मुझसे कुछ बनाया नहीं जाएगा। अरे तेरी भाभी है ना, भाभी को कह दे, वो संभाल लेगी आज का काम। भाभी को लाकर ही तो गलती होगी मुझसे। ये सब मेरे ही कारण हो रहा है यार, ये सब मेरी गलती है। और नेहा उस वक्त की याद में खो जाती है जब ये सब शुरू हुआ था। क्या कमी है मम्मी इस लड़की में? प्रीति मेरे हिसाब से सर्वगुण संपन्न है और मैं ये कह देता हूँ शादी करूंगा तो प्रीति से। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। अगर रखना है ना इस लड़की को बीवी बनाकर तुम्हें भैया, तो दूसरे घर में रहना। मैं कह देती हूँ, ये हमारा घर है और हमारे घर में शहर की स्मार्ट लड़की ही आएगी। स्मार्टनेस और शहर का क्या कॉम्बिनेशन है? अच्छा, तो तुम चाहते हो कि तुम किसी गवारन को अपने साथ खड़ा कर लो और मेरे सारे फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट हो। मैं वहाँ शहर में मेहनत करके दिन रात एक कर रही हूँ ताकि हमारा क्लास ऊंचा हो, और तुम एक देहाती लड़की को यहाँ ले आए। सुन लो बहन, तुम जो भी हो शर्म करो। किसी लड़के के घर में तुम ऐसे ही मुंह उठाकर कैसे आ गई? नयन भैया उस लड़की से बहुत प्यार करते थे, पर मैंने उस लड़की की बहुत इंसल्ट की और खाना पीना छोड़ दिया, इमोशनल ब्लैकमेल किया, जो हो सके सब कुछ किया। पर भैया की उस लड़की से शादी नहीं होने दी। मुझे तो बड़े शहर की भाभी लानी थी ना, और फिर अपनी ही पीजी में रह रही रितिका को मैंने भैया से मिलवाया और दोनों की शादी करवा दी। अब मैं क्या बोलूं बहन, अब तो लगता है रितिका तुम्हारे साथ जो कर रही है वो तुम्हारा कर्म ही है। तुम्हारे भैया को जब प्रीति से अलग होना पड़ा होगा तो प्रीति और तुम्हारे भैया दोनों का दिल टूटा होगा, और किसी टूटे दिल की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। निशा के जाने के बाद नेहा दरवाजे की ओर देख रही थी। वाह, सबको बड़ी फिक्र है तुम्हारी। तुम्हारे भाई अपने किसी दोस्त को ला रहे हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने कहीं किसी छोटे शहर का लड़का तो पसंद नहीं कर रखा। कुछ देर बाद नयन दरवाजे से अंदर आता है और नेहा अपने भाई के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने तुम्हें और प्रीति को एक नहीं होने दिया। किसी के प्यार को उससे अलग नहीं करना चाहिए। और कारण भी क्या था, कितना घटिया कारण, कि मैं किसी छोटे शहर की गांव की गवारन को अपनी भाभी नहीं बनाना चाहती। अगर प्रीति इस घर की बहू बनकर आती तो मेरे साथ जो हो रहा है वो नहीं होता। मेरा मतलब तुम खुश रहते। अभी तक फ्रेम में पीछे खड़ी रितिका आगे आती है। बिल्कुल सही कहा तुमने, कभी दो प्यार करने वालों को अलग नहीं करना चाहिए, और वो भी इन कारणों से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ नेहा, जैसी तुम्हारे साथ पीजी में थी। ये सब करने का कारण यही था कि तुम्हें एहसास हो तुम्हारी गलती का। तुम्हारे भैया से शादी करने के बाद जब मैं यहाँ आई तो वो मुझसे बहुत अलग अलग रहते थे। एक रात मैंने उनकी अलमारी में डायरी देखी जिसमें उन्होंने अपने और प्रीति के रिलेशन के बारे में सब कुछ लिखा था। मुझे पता होता कि नयन की लाइफ में कोई और है तो मैं कभी इनकी लाइफ में नहीं आती, और इस सब के पीछे कारण तुम थी, तुम्हारा ईगो था। इसीलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने की सोची। अपनी ननद को उसकी गलती का एहसास करवाने के बाद रितिका एक अच्छी बहू की तरह अपने घर को संभाल लेती है, और नेहा को इस बात का एहसास हो जाता है कि छोटा शहर बड़ा शहर ऐसा कुछ भी नहीं होता। विक्रांत ऑफिस से आने के बाद उससे कहता है, चलो पीहू, आज डिनर बाहर लेने चलते हैं। ठीक है चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे कपड़े मैंने बेड पर निकाल कर रख दिए हैं, और जूते शू रैक से बाहर संभाल कर रखना, कुछ भी बिखेरना मत। इतना कहकर पीहू तैयार होने के लिए बाथरूम में जाती है, और जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि पूरे बेडरूम में चारों तरफ अलमारी के सारे कपड़े बिखरे पड़े थे और जूते शू रैक से बाहर पड़े थे। विक्रांत, ये क्या किया तुमने?
डिनर पर जाने से पहले पूरा घर बिखेर कर रख दिया। मैंने तुम्हारे कपड़े और जूते तो पहले ही निकाल कर रखे थे ना। देखो, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तुम आकर फिर से ठीक कर देना। अरे बहू, परेशान क्यों हो रही हो? इकलौता बेटा है मेरा, उसकी जैसे मर्जी वैसे करे। इतना कमाता है, ऑफिस जाता है, बेचारा अपने घर में तो जैसी मर्जी रहे ना। अपने घर में सामान फैलाने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी होगी क्या? देख लिया, मैंने कहा था ना, इसके पिताजी ने बिगाड़ कर रखा है। मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई बेटा, लेकिन ना बेटा सुधरा ना बाप। लेकिन विक्रांत, तुम्हारा जंगलीपना तो मैं ठीक करके ही रहूंगी। पीहू और विक्रांत रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद विक्रांत काफी अच्छा फूड पीहू के लिए ऑर्डर करता है। थैंक यू विक्रांत, ये रेस्टोरेंट तो वाकई में बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे तो मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन काफी सुना था इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पहली बार आए हो तो वैसे तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है जहाँ तुम बार बार जाते हो? वो क्या है ना, मैं किसी भी रेस्टोरेंट में एक बार चला जाता हूँ तो दूसरी बार वो लोग मुझे आने ही नहीं देते। लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुम उनके बर्तन चुरा कर ले आते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, कुछ और वजह है। अरे हाँ, लेकिन मुझे भी तो बताओ, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो हम इस रेस्टोरेंट में पहली और आखिरी बार आए हैं। लेकिन विक्रांत कुछ नहीं बताता। थोड़ी देर के बाद जब वेटर खाना सर्व करके चला जाता है तो विक्रांत दोनों हाथों से जंगलियों की तरह फैला फैला कर खाना खाता है। वो अपने हाथ टेबल क्लॉथ से साफ कर लेता है और रेस्टोरेंट में बुरी तरह से गंदगी मचा देता है। अरे भाई साहब, आप इंसान है या जंगल से आए हुए कोई जंगली जानवर? किस तरह खाना खा रहे हैं? विक्रांत, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों सबके सामने मेरी इंसल्ट करवा रहे हो? अरे इसमें इंसल्ट की क्या बात है, पूरे पैसे दिए है, सब कुछ वसूलना बनता है ना। लेकिन विक्रांत, पब्लिक प्लेस पर इस तरह जंगली तरीके से बिहेव करना बहुत बुरी बात है। मैडम, अपने जंगली पति को घर में बांध कर रखो। आज के बाद अगर हमारे रेस्टोरेंट के आसपास भी नजर आया ना तो अच्छा नहीं होगा। अब मुझे समझ में आया कि आप किसी एक रेस्टोरेंट में एक बार जाने के बाद दोबारा क्यों नहीं जा सकते। कुछ दिनों के बाद, बेटा, तुम्हारी ननद वैशाली कुछ दिनों के लिए ससुराल से यहाँ आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी। अगले दिन वैशाली पीहू के घर पहुंचती है। अरे वैशाली दीदी, आपके बालों को क्या हुआ? इतने उलझे हुए और बिखरे हुए क्यों लग रहे हैं? लाइए, मैं इनमें ऑयल लगा देती हूँ, बाद में आप शैम्पू कर लेना। नहीं नहीं, मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपना सर महीने में एक बार ही धो लेती हूँ, बस इतना ही बात है। अरे लेकिन क्यों? आपके बाल इतने कड़क और जंगली जैसे हो रखे हैं, कम से कम आपको इनका ध्यान तो रखना चाहिए। अब कौन इतनी मेहनत करे? अगले दिन सुबह के वक्त पीहू वैशाली के कमरे में पहुंची। उसने देखा कि कमरे में चारों तरफ खाना बिखरा पड़ा हुआ था और साथ में कपड़े भी। वैशाली दीदी, ये आपने कमरे का क्या हाल बनाकर रखा है? और कितनी बदबू आ रही है, चारों तरफ खाना बिखरा पड़ा है। वो क्या है ना, बस मैं यहीं पर खाना खाती हूँ और बचा हुआ यहीं छोड़ देती हूँ। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, इनके पिताजी ने इन दोनों बच्चों को बुरी तरह बिगाड़ कर रखा है। इसे बिगाड़ना नहीं, लाड़ करना कहते हैं। बेटे, इतने दिनों के बाद मायके आई है, क्या हो गया अगर थोड़ा सा सामान बिखरा दिया? लेकिन पापा जी, आप अपनी बेटी की हालत तो देखो। सर के बाल सीधे खड़े हो गए हैं, कपड़े गंदे हैं और कमरे में चारों तरफ गंदगी। ऐसा लगता है जंगल से आई है आपकी बेटी। थोड़ा तो समझाने की कोशिश करिए। पीहू के कहने के बाद भी विक्रांत और वैशाली किसी की एक नहीं सुनते। और फिर एक दिन पीहू अपनी सास से पूछती है, विक्रांत के ऑफिस की फाइल और वैशाली का मेकअप, बस यही दो चीजें हैं जो दोनों बहुत संभाल कर रखते हैं। पीहू चुपचाप से जाकर विक्रांत की सारी फाइलें खराब कर देती है, सारे पेपर्स इधर से उधर कर देती है और वैशाली का पूरा मेकअप इधर का उधर कर देती है, पूरी तरह से खराब कर देती है। कुछ देर के बाद, ये क्या है मम्मी, देखो ना, किसी ने मेरा मेकअप पूरा फैला दिया है। लिपस्टिक, नेल पेंट, काजल, सब कुछ बुरी तरह बिखरा पड़ा है। और मम्मी ये देखो,
मेरी ऑफिस की सारी फाइलें इधर उधर पड़ी हुई है। यह सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। किसने किया ये? मैंने किया है। भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ये मेरे ऑफिस की जरूरी फाइलें हैं। बहू, तुम्हें वैशाली और विक्रांत को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। विक्रांत और वैशाली दी, जब तुम दोनों जंगली की तरह रहते हो, पूरा घर बिखेर कर रखते हो, हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, आज समझ में आया? आ गया। हाँ, अच्छी तरह समझ में आया। आज के बाद हम कभी जंगली की तरह नहीं रहेंगे। हाँ, हमेशा अपनी चीजें संभाल कर रखेंगे। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। रात का समय था। प्रिया और दर्शन अपने कमरे में थे। सुनो जी, अब तो हाथ हो गई। बच्चों का मजाक बन रहा है स्कूल में। और तो मैं क्या करूं? माँ को समझाओ तुम। अरे समझाना तुम्हारा काम है, मैं तो बहू हूं, कितना बोलूं? देखो प्रिया, माँ की भावनाएं जुड़ी हैं इस घर से। और मेरी क्या? मेरे तो रोज सर पर पपड़ी गिरती रहती है। किचन में काम करते हुए भी डर लगता है। कभी दरवाजा हिलता है, कभी छत से आवाज आती है। अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक काम करो, अलग घर ले लो, छोड़ो इस खंडहर को। क्या बोल रही हो तुम? माँ बाप को अकेला छोड़ दो तो फिर भुगतो, मैं तो थक गई हूँ। दूसरे कमरे में निर्जर और उसकी पत्नी रश्मि का झगड़ा चल रहा था। सुन रहे हो, आकाश रो रहा था, अंशु ने खाना भी नहीं खाया। हाँ तो मुझे भी तो बुरा लग रहा है। तो करो ना कुछ, जाओ ना अपनी माँ को समझाओ। अरे कितनी बार समझाया, मानती नहीं है। तो अलग हो जाओ, ले लो कोई फ्लैट, बच्चों का भविष्य तो देखो। रश्मि क्या बोल रही हो तुम? माँ बाप को यूं छोड़ दूं? अरे तो साथ ले चलो उनको भी। वो नहीं आएंगे, उनकी जान है ये कोठी। तो फिर बच्चों के साथ अन्याय तो मत करो। कल अंशु की गर्लफ्रेंड पूछ रही थी कि कहाँ रहते हो, बेचारा झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। देखो ये सब इतना आसान नहीं है। अलग घर लेने के लिए पैसे चाहिए। हाँ तो है ना, दोनों भाई मिलकर ले लो कोई अच्छा सा फ्लैट। अरे दर्शन भैया की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बिजनेस में घाटा चल रहा है। तो क्या हम यूं ही इस टूटे फूटे घर में रहते रहेंगे? पता नहीं, पापा से बात करता हूँ कल। हाँ करो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी और बच्चों को भी ले जाऊंगी। अरे पर रश्मि ने करवट ली और चुप हो गई। निर्जर सोचता रहा। दूसरी तरफ प्रिया भी रो रही थी। दर्शन परेशान बैठा था। पूरे घर में तनाव था। बस जानकी और राम बाबू बेखबर सो रहे थे। सुबह की चाय के साथ राम बाबू और जानकी छत पर बैठे थे। पुरानी खटिया पर दोनों चुपचाप थे। जानती हो जानकी, कल रात नींद ही नहीं आई। मुझे भी नहीं आई, बच्चों की बातें सुन रही थी। सुना होगा, सब परेशान है, बहुएं नाराज है, पोते शर्मिंदा है। हाँ पर क्या करूं मैं, यह दीवारें बोलती है मुझसे। देखो उस कोने में, वहीं दर्शन ने पहली बार चलना सीखा था, गिरा था तो मैं कैसे दौड़ी थी। और वो खिड़की जिससे तुम मेरा इंतजार करती थी शाम को, याद है? मैं साइकिल से आता था तो तुम देख लेती थी। हाँ, और वो किचन का दरवाजा जो हिलता है, उस पर तुम्हारी अम्मा ने अपनी ऊंचाई का निशान लगाया था। कहती थी इतनी छोटी बहू आई है, खूब खिलाऊंगी। माँ की आखिरी सांस भी इसी कोठी में थी, हमारे हाथों में। बोली थी संभाल के रखना इस घर को। बाबूजी ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाई थी। 7 साल लगे थे बनने में। हर ईंट में उनका पसीना है। पर जान की अब तो बच्चे भी। पता है, मुझे डर लगता है अगर इस घर को कुछ हुआ तो लगता है वो सब यादें मिट जाएंगी, जैसे बाबूजी थे ही नहीं, अम्मा जी थी ही नहीं। यादें दिल में होती है जानकी, दीवारों में नहीं। नहीं, तुम नहीं समझोगे। मेरी सास ने मरते वक्त मेरा हाथ पकड़ा था, कहा था इस घर को बिगाड़ना मत। ये घर नहीं, उनकी आत्मा है। राम बाबू चुप हो गए। जानकी की आंखों में आंसू थे। सुबह का समय था। आकाश कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसका दोस्त राहुल घर आया। अरे यार, ये क्या हाल है तेरे घर का? बाहर से तो लग रहा था कोई पुराना म्यूजियम है। अरे कुछ नहीं यार, बस थोड़ा पुराना है। थोड़ा नहीं भाई, बहुत पुराना है। और देख, ये दीवार तो गिरी जाएगी। और ये क्या, छत से पानी टपक रहा है। हाँ यार, मैंने कहा भी दादी से, पर वो मानती नहीं है। अरे पर क्यों क्यों इतना बुरा हाल करके रखा है? पैसे नहीं है क्या? नहीं यार, पैसे तो है, पर दादी को इस घर से इमोशनल अटैचमेंट है। कहती है यादें हैं सब। यादें? अरे यादें तो फोटो में भी होती है, रेनोवेट करवा लो ना। तू नहीं समझेगा यार, दादी बोलती है एक ईंट भी नहीं हिलनी चाहिए। तभी अंशु भी तैयार होकर आया। उसका बैग कंधे पर था। चल भाई, लेट हो जाएगा। हाय राहुल। हाय यार। अच्छा सुन, तेरी बर्थडे पार्टी कहाँ है? यार अभी तय नहीं हुआ, शायद किसी होटल में।
अरे घर पे क्यों नहीं, सब दोस्त आएंगे, मस्ती करेंगे। अरे यार तू देख रहा है ना घर का हाल, कैसे बुलाया दोस्तों को। हाँ यार सच में, तेरे तो घर आकर मैं डर ही गया लगा कोई भूत निकल आएगा। अरे बस कर यार, चल निकलता है। तीनों बाहर निकले। गेट के पास राम बाबू खड़े थे, बगीचे में पानी दे रहे थे। बेटा आकाश, सुन तो। हाँ दादाजी। बेटा तेरी बर्थडे की बात हो रही थी तो। दादाजी प्लीज मैं लेट हो रहा हूँ। अरे एक मिनट सुन, देख बेटा, मैं समझता हूँ तुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी होती होगी। किचन में जानकी सब्जी काट रही थी, तभी प्रिया और रश्मि दोनों वहां आई। सासू माँ, हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है। माँ जी अब तो हद हो गई, बच्चे परेशान हैं, हम सब परेशान हैं। अरे क्या हुआ, किसने क्या कहा। माँ जी आप जब इस घर में आई थी तब ये कोठी रही होगी, नई रही होगी, चमकदार रही होगी। हाँ माँ जी, तब इसकी शान रही होगी, लोग देखते होंगे, तारीफ करते होंगे। पर अब तो ये खंडहर है माँ जी, सच बोल रही हूँ, खंडहर। हाय रे, ऐसा मत बोलो बेटा। सच बोल रही है माँ जी, देखिए ना, छत से रोज पपड़ी गिरती है, कल मेरे सिर पर लगी दर्द हो गया था। और ये किचन का दरवाजा हर वक्त हिलता रहता है, डर लगता है कोई खोल देगा अचानक। बाथरूम में नल टपकता है, रात भर टप टप की आवाज आती है, नींद नहीं आती। और ये दीवारें देखिए कितनी गंदी हो गई है, पेंट उतर गया है, दाग लग गया है। अरे बस करो बेटा, सब समझ रही हूँ मैं। नहीं माँ जी, आप समझ नहीं रही। कल मेरी सहेली आई थी, उसने पूछा कि कौन सा इलाका है, मैं क्या बोलूं। और मेरी माँ आई थी, देखकर चुप हो गई। बाद में फोन पर बोली, बेटी तो कहाँ फंस गई। अंशु अपनी गर्लफ्रेंड को घर का पता नहीं बताता, झूठ बोलता है कि रेनोवेशन चल रहा है। आकाश के दोस्त मजाक बनाते हैं, कहते हैं भूतिया घर में रहता है क्या। अरे पर बेटा इस घर में यादें हैं, मेरी शादी। यादें फोटो में भी होती है माँ जी, घर टूटा फूटा रखने से क्या फायदा। हाँ माँ जी, बस एक बार मान जाइए, रेनोवेट करवा लीजिए, बाहर से ही सही। नहीं बेटा, मैंने कहा ना नहीं। पर माँ जी नहीं, मैंने कहा नहीं, मतलब नहीं बस। शाम का समय था। जानकी ऊपर की मंजिल पर किराएदार मिश्रा जी के पास गई। दरवाजा खटखटाया। आइए आइए मालकिन जी, बैठिए। नहीं बेटा, मैं खड़े खड़े बस एक बात करनी थी। हाँ बोलिए, क्या बात है। देखो बेटा, किराया तो 5 साल से वही है, अब तो बढ़ा देना चाहिए। किराया बढ़ाना इस मकान का मालकिन जी मजाक कर रही है क्या। अरे नहीं बेटा, बाकी सब जगह तो बढ़ा हुआ है। मालकिन जी आप पहले मकान तो देखिए, ये कोई रहने लायक है। अरे ऐसा क्या हो गया। ऐसा क्या हो गया, देखिए छत से पानी टपकता है, मेरा पूरा सामान खराब हो गया है। अरे वो तो। और ये दीवारें देखिए, नमी लग गई है, कपड़े भी खराब हो रहे हैं, दुर्गंध आती है। बेटा समझो ना, पुराना मकान है। पुराना नहीं मालकिन जी, खंडहर है, सच बोल रहा हूँ, खंडहर। इसमें रहने के लिए आपको मुझे पैसे देने चाहिए। हाय रे, ऐसा मत बोलो। और सुनिए, खिड़की टूट गई है, दरवाजा हिलता है, रात को डर लगता है, मेरी बीवी परेशान रहती है। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। अरे देखना क्या है, या तो इस मकान को ठीक करवाइए वरना मैं खाली कर दूंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत करो। तो फिर किराया बढ़ाने की बात तो भूल ही जाइए, उल्टा मुझे 10,000 वापस कीजिए। छत का पानी टपकने से मेरा एलईडी खराब हो गया। जानकी चुपचाप नीचे आ गई। दर्शन सीढ़ियों पर मिला। क्या हुआ माँ, मिश्रा जी से बात हुई। हाँ बेटा, हो गई। तो किराया बढ़ाने को मान गए ना। नहीं, उल्टा धमकी दे रहे कि मकान खाली कर देंगे। क्या, ये क्या बात हुई। बोल रहे थे खंडहर है, इसमें रहने के लिए हमें पैसे मिलने चाहिए। देखा माँ, ये हाल है, किराएदार भी सुना रहे, अब सोचो। जानकी की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दोपहर का समय था। एक बड़ी गाड़ी कोठी के सामने रुकी। उससे कुछ लोग उतरे। एक आदमी कैमरा लिए थे, दूसरा बड़ा सा बैग लेकर आया। नमस्ते जी, हम फिल्म वाले हैं, सुना ये मकान किराए पर मिलता है। हाँ जी आइए अंदर, क्या काम है। जी हमें एक हॉरर फिल्म शूट करनी है, भूतिया घर चाहिए था, तो किसी ने बताया कि यहाँ एक खंडहर है। खंडहर नहीं है, ये हमारा घर है। अरे वाह, परफेक्ट लोकेशन है भाई, बिल्कुल असली खंडहर जैसा ही लग रहा है। सुनिए, ये खंडहर नहीं है। अरे भाई हम तो तारीफ कर रहे हैं, देखो देखो ये दीवारें इतनी गंदी, इतनी पुरानी VFX करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये छत, वाह, पपड़ी भी गिर रही है, परफेक्ट है, बिल्कुल डरावना। और ये दरवाजा देखो कैसे हिल रहा है, लगता है कोई भूत खोल देगा। सुनिए, ये मेरा घर है, मजाक मत बनाइए।
अरे मजाक नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ। मैंने इतना अच्छा भूतिया घर नहीं देखा, असली लग रहा है। हाँ जी, हमें तो ऐसा ही चाहिए था जहाँ देखते ही डर लगे, और ये घर तो बस एकदम परफेक्ट। लोग देखेंगे तो कहेंगे वाकई में भूत रहते होंगे यहाँ। बस कीजिए, बहुत हो गया। अरे क्या हुआ, हम तो बस लोकेशन देख रहे हैं। और वो ये खिड़कियां टूटी हुई, वाह वाह वाह, और जाला भी लगाया कोने में। और बाहर का गेट एकदम टेढ़ा मेढ़ा है, सीन में ना बिल्कुल फिट बैठेगा। बस बहुत हो गया, आप लोग निकलिए यहाँ से। अरे क्यों भाई, हम तो किराया देंगे अच्छा खासा। हमें नहीं देना किराया पर, आप जाइए। अरे पर क्यों, देखो ना, हम 15 दिन की शूटिंग करेंगे, 50,000 दे देंगे। नहीं चाहिए हमें आपका पैसा, निकलिए यहाँ से। अरे पर निकलिए, हमने कहा अभी निकलिए। फिल्म वाले बाहर निकल गए। मैनेजर बाहर से ही चिल्लाया, अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम तो सच बोल रहे थे, खंडहरी तो है। दर्शन ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। सब चुप खड़े थे। जानकी की आंखों में आंसू थे। रात के 10 बजे थे। अचानक ऊपर से चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, मर गया मैं। सब लोग दौड़कर ऊपर गए। मिश्रा जी फर्श पर बैठे थे, सिर पकड़े हुए। खून निकल रहा था। पास में छत का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा था। हाय राम, देखो सिर फट गया, इतना खून निकल रहा है। अरे रे, ये क्या हो गया, चलो अस्पताल चलते हैं। नहीं नहीं, पहले पुलिस को फोन करो, केस करूंगा मैं। तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है। हाय रे, ऐसा मत बोलो बेटा। नहीं नहीं बेटा बेटा कुछ नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। देखो सिर फूट गया, छत गिर गई, कितनी बार बोला था ठीक करवाओ। अरे पहले अस्पताल चलो, फिर बात करेंगे। आज चलो। और सुनो, मैं आज ही इस मकान को खाली कर रहा हूँ और पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाऊंगा। मर जाता तो सॉरी यार, हम देखते हैं ना। अरे देखना देखना कुछ नहीं है, तुम लोग जेल जाओगे, समझे, जेल। खतरनाक मकान है ये, किसी को मार डालोगे एक दिन। सब लोग मिश्रा जी को अस्पताल ले गए। 5 टांके लगे। रात को 12 बजे घर वापस आए। मिश्रा जी और उनकी पत्नी सामान पैक करने लगे। कल सुबह ही मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, केस करूंगा और हर्जाना भी मांगूंगा। अरे बेटा, माफी तो मांग रही हो, प्लीज। माफी से क्या होगा, मेरा सिर फुटा है, कल को किसी और का फूट सकता है। ये खंडहर है, खंडहर। रात को सब जब नीचे बैठे थे, दर्शन बहुत गुस्से में था। देखा, अब तो खुश हो ना माँ, पुलिस केस होगा, कोर्ट कचहरी लगेगी। बेटा मैंने ऐसा नहीं सोचा था। क्या नहीं सोचा था, कितनी बार बोला घर ठीक करवा लो, पर नहीं, यादें भावना है। भैया सही कह रहे हैं माँ, अब तो हद हो गई। शांत हो जाओ बेटा, देखते हैं। देखना क्या है पापा, मिश्रा जी सुबह पुलिस स्टेशन जाएंगे, केस दर्ज होगा, फिर वकील, फिर कोर्ट। और सबसे बड़ी बात, इस उम्र में माँ बाप को जेल जाना पड़ेगा। हाँ सोचिए, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे मैंने क्या कर दिया। रो मत जानकी, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। तभी अचानक तेज आवाज आई। पूरा घर हिलने लगा। सब चीखने लगे, दादी भूकंप आ गया। नहीं नहीं, घर गिर रहा है। दीवार से प्लास्टर गिरने लगा, छत से धूल झरने लगी, खिड़की का शीशा टूट गया। बाहर निकलो सब जल्दी। सब लोग दौड़कर बाहर आ गए। बाहर खड़े होकर देखा तो घर हिल रहा था। ये क्या हो रहा है? पता नहीं, शायद नींव कमजोर हो गई है। अब तो इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, कल को हम सब मर जाएंगे। 10 मिनट बाद घर ने हिलना बंद किया, पर सब डरे हुए थे। हाय राम, अब क्या होगा। जानकी, अब फैसला करना होगा, अब ये घर रहने लायक नहीं रहा। पापा सही कह रहे हैं, हम कहीं किराए पर मकान लेंगे, सब साथ रहेंगे। हाँ, अब और नहीं, जान से बड़ा कुछ नहीं। जानकी चुप खड़ी थी, आंसू बह रहे थे। जानकी दरवाजे पर खड़ी टूटी हुई कोठी को देख रही थी। सब लोग बाहर जमा थे। सुबह की हल्की धूप में घर और भी जर्जर दिख रहा था।